नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। अगले आधे घंटे तैयार हो जाइए अपना टैक्स बचाने के लिए। हम लेकर आए हैं टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब, वो भी सरल अंदाज में। यहाँ हम बताते हैं कि आपके लिए टैक्स भरना कितना आसान हो सकता है और कैसे आप कई सारी उलझन से बच सकते हैं। बगैर किसी टैक्स प्लानर या सीए की मदद से आप खुद भर सकते हैं अपना टैक्स, बचा भी सकते हैं अपना टैक्स। और ये सारी बातें हमें बताते हैं आपके और हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। तो तैयार हो जाइए टैक्स बचाने के लिए, टैक्स गुरु के गुरु मंत्र पाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज हम टैक्स गुरु में आपके लिए क्या कुछ खास बातें लेकर आए। सबसे पहले जानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के मामले में टैक्स की देनदारी कैसे बनती है। साथ ही सुलझाएंगे दर्शकों की उलझन, कमोडिटी मार्केट में ट्रांजैक्शन से जुड़ी उलझन पर लेंगे लखोटिया जी की राय और जानेंगे कि फ्लैट खरीदने के लिए अगर पेरेंट से रकम उधार ली जाए तो टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी। साथ ही इस आधे घंटे में है आप लोगों के भी ढेरों सवाल जो हमें मेल के जरिए, फोन के जरिए, पोस्ट के जरिए पहुंच रहे हैं। लेकिन लखोटिया जी, सबसे पहले अगर हम जिस घर में रहते हैं उस घर में पर भी क्या टैक्स की देनदारी जो बनती है वो किस तरह से बनती है? मेरे ख्याल से आप बात करना चाह रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। दोस्तों, हम तो चाहते थे कि इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाए, क्योंकि आज जो नियम है, अगर सरकार सुन ले जा रहा कि टैक्स पेयर्स को फायदा है तो कहीं टैक्स नहीं लगा दें। पर हाँ, चिंता मत करिए, आज जो कानून है उसके तहत आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी अर्थात जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान पर इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगता। फायदे की बात सभी हमारे करदाताओं के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। पर सवाल ये उठता है, जब टैक्स नहीं लगता तो हम एक की जगह 2, 3, 4, 5 या उससे भी ज्यादा मकान खरीद ले अपने रहने के लिए अलग अलग शहरों में, अलग अलग कॉलोनी में। ध्यान रखना भैया, अगर आपने एक से ज्यादा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अपने लिए रखी है तो अन्य प्रॉपर्टी पर डीम्ड रेंटल इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा। इसलिए हमारा तो एक ही नारा, एक टैक्स पेयर एक मकान, फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं। हाँ, अगर आपको कई सारे मकान खरीदने का शौक है या खरीदना ही चाहते हो तो एक मकान के अलावा बाकी मकान को किराए पे दे दो, फिर चिंता बिल्कुल नहीं। यानी किराए पर दीजिए अपना दूसरा मकान। अगर आपके पास 2 मकान है लेकिन एक मकान रहना जो है वो है फायदे का सौदा, ये कह रहे लखोटिया जी। बढ़ेंगे अब सवालों की तरफ। दिल्ली से कमोडिटी के ट्रांजैक्शन पर कुछ उलझे हुए हैं हेमंत अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर शामिल हो रहे हैं। हेमंत जी नमस्ते, स्वागत है आपका टैक्स गुरु शो में। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, गुड आफ्टरनून लखोटिया जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है 60 लाख, हाँ जी, हाँ, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? यदि हम सोने में सेल परचेज है, इक्विटी में सेल परचेज कर रहे हैं तो कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो आप करना चाहते हैं टर्नओवर, उसके लिए जो डिफरेंस आ गया उस अमाउंट को जोड़ लो और वो 60 लाख से ज्यादा टर्नओवर हो साल का तो टैक्स ऑडिट कराना है जरूरी है आपके लिए। और कमोडिटी ट्रांजैक्शन से ही जुड़ा अगला सवाल भी है लखोटिया जी आपके लिए। फरीदाबाद से अजीत कौर को करीब 50,000 रुपए कमोडिटी मार्केट में नुकसान हुआ है। अजीत जानना चाह रहे थे कि क्या इसे वो अपनी इनकम से घटा सकते हैं या नहीं? अजीत जी, हमारी तो इच्छा थी आपको बेनिफिट मिलता, पर चलना आपको हमको पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट के दरमियान से ही, उसी रास्ते से चलना पड़ेगा। और उसको अगर हम नजर डालें तो हम पाएंगे कि जो हमारा लॉस हो गया वो लॉस स्पेक्यूलेटिव लॉस कहलाएगा। और स्पेक्यूलेटिव लॉस आपकी इस वर्ष की अन्य इनकम से एडजस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता है एडजस्ट तो केवल स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट से। यानी अजीत जी आपके लिए ज्यादा रास्ते नहीं बचते हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्पेक्यूलेटिव लॉस का मामला हो गया है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कमोडिटी से अब हटकर प्रॉपर्टी से जुड़ी बात करते हैं। सूरत से राजीव रंजन जानना चाह रहे हैं कि अगर वो अपनी खेती की जमीन 10 लाख में बेचते हैं और मकान खरीदते हैं तो क्या उन्हें किसी तरह का टैक्स देना पड़ेगा? फायदे की बात राजीव जी आपके लिए, बेच दो एग्रीकल्चरल लैंड, आ जाओ शहर में या छोटे में चाहे बड़े में और ले लो मकान। टैक्स का बिल्कुल काम नहीं, 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, कई बार ये सवाल आते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहे हैं फिर भी क्या हम प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। फिर टैक्स आपका बचेगा, कैपिटल गेन्स देने की बिल्कुल जरूरत नहीं आपको। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि जिस घर में हम रहते हैं उस पर वेल्थ टैक्स के नियम किस तरह से लागू होते हैं। साथ ही हैं आप लोगों के भी ढेरों सवाल, तो वापस आइए टैक्स गुरु के गुरु मंत्र पाने के लिए।
बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। लखोटिया जी से समझते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड घर को लेकर के वेल्थ टैक्स के नियम क्या कहते हैं। लखोटिया जी, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो क्या वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा? अजी, एक मकान, दोस्तों आप ध्यान रखिए, बहुत फायदे की बात सभी हमारे दर्शकों के लिए। एक मकान कीमत कितनी भी हो, बड़ा कितना भी हो, कंप्लीटली वेल्थ टैक्स फ्री। चाहे आप महात्मा गांधी स्टाइल से एक छोटे कमरे वाले मकान में रहते हो या बड़े महल में रहते हो जिसकी कीमत लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए हो, फिर भी कंप्लीट वेल्थ टैक्स एग्जम्पशन। कुल मिलाकर ध्यान रखना है, वन हाउस प्रॉपर्टी वेल्थ टैक्स फ्री कंप्लीटली। अब अगर आपके पास एक से ज्यादा मकान है और वो भी रेसिडेंशियल मकान है, तब क्या होगा? तब उनकी मार्केट वैल्यू पर आपको देना पड़ेगा वेल्थ टैक्स। पर एक और ध्यान रखने की बात है, वो है वेल्थ टैक्स तो उस समय लगेगा भैया जब टोटल वेल्थ 30 लाख रुपए से ज्यादा हो। अर्थात अगर एक आपका मकान वेल्थ टैक्स फ्री, दूसरा मकान उसकी कीमत 10-15 लाख रुपए और अन्य कोई वेल्थ नहीं, तो भी फ्री हो गया इनडायरेक्टली। हाँ, अगर मकान ज्यादा हो और रेसिडेंशियल हो, वेल्थ टैक्स से घबराहट होती हो आपको, तो क्या करें? ऐसे में मकान को किराए में दे दो। 300 दिन से ज्यादा अगर मकान रेसिडेंशियल वाला आपने किराए पे दे दिया तो वेल्थ टैक्स बिल्कुल नहीं लगने वाला। चलिए, तो वेल्थ टैक्स तो लगेगा, एक से ज्यादा मकान है और दूसरा मकान महंगा है, लेकिन साथ ही में टैक्स गुरु ने ये भी बता दिया कि आप कैसे बचा सकते हैं अपना वेल्थ टैक्स अपने घर को किराए पर दे करके। बढ़ेंगे अब दर्शकों के सवालों की तरफ। ठाणे से कौशल माहेश्वरी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कौशल जी नमस्ते, स्वागत है टैक्स गुरु में। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? लखोटिया जी नमस्कार। नमस्ते जी महेश्वरी जी। मेरे पिताजी ने एक मकान खरीदा था 1980 में। 1980 में मकान खरीदा, ओके। हाँ, वो मेरे और मेरे भाई के नाम में था। अच्छा जी। और हम दोनों उस समय माइनर थे। अच्छा। और अभी हम लोग जो अपना रेगुलर रिटर्न फाइल करते हैं, उस रिटर्न में हम वो मकान कहीं भी नहीं बता रहे हैं। ठीक। अभी मैं उस मकान को यदि बेचता हूँ, मैं और मेरा ब्रदर, हाँ जी, तो उसको एचयूएफ का इनकम पकड़ा जाएगा या इंडिविजुअल का इनकम पकड़ा जाएगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होगा? दबी आवाज में मत बोलो महेश्वरी जी, आपके उत्तर में फायदा ही फायदा है। पिताजी ने मकान खरीद दिया आपके लिए 1980 में, इतने साल पहले आपके रिटर्न में नहीं दिखलाया, उससे हो रही चिंता। बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि मकान जिस समय खरीदा आपके पिताजी ने आपके लिए और आपके भाई के लिए, आप थे तो उस समय माइनर, पर आज अगर मकान बेचेंगे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और साथ ही साथ आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। चिंता होती है इनकम टैक्स रिटर्न में हमने नहीं दिखलाया, क्या कहेंगे आयकर अधिकारी? कोई भी तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वास्तव में पर्टिकुलरली मकान इतने साल पुराना है, समस्या की कोई बात नहीं है। अब जब मकान बेचेंगे जो राशि आएगी वो आपकी कहलाएगी और आपके ब्रदर की कहलाएगी, उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स का भुगतान करना है। ये राशि आपकी एचयूएफ की नहीं होगी, क्योंकि पिताजी ने जब मकान खरीदा उन्होंने आपके नाम में खरीदा, भाई के नाम में खरीदा, न कि एचयूएफ के नाम में। इसलिए गलती से एचयूएफ की इनकम मत दिखलाना इसको। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। टोंगब्रम सेवानंद पुणे में अपने नाम पर ही फ्लैट खरीदना चाहते हैं। बुकिंग अमाउंट का 20% हिस्सा इनके माता पिता दे रहे हैं, जो कि इनके सैलरी अकाउंट में डिपॉजिट होगी। क्या ये इस रकम पर इन्हें टैक्स देना पड़ सकता है? आपके प्रश्न का उत्तर दूं या मैं चिंता करूं कि मेरे भी डैडी मुझे और दे दें गिफ्ट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? बिल्कुल सही है, आपके डैडी ने 20% पूरे मकान का पैसा आपको दे दिया। कोई बात नहीं है, इस राशि पर आपको इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि जो राशि पिताजी ने आपको दी है वो या तो लोन कहलाएगी या गिफ्ट कहलाएगी। क्या कहें इसको, ये डिपेंड करता है आपके पापा पर, क्या उन्होंने इसको गिफ्ट माना है, क्या उन्होंने लोन दिया है। पर दोनों ही केसेस में आपको किसी प्रकार की परेशानी होने वाली नहीं है। प्लीज प्रोसीड, गो अहेड। और हाँ दोस्तों, हमारे बाकी दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं और उनके पिताजी ने उनको नहीं दिया इस प्रकार का कोई तोहफा, तो वे इस उत्तर को लेके अपने पिताजी के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि डैडी हमको भी मकान खरीदने के लिए 10-20% की राशि दे दो, टैक्स कुछ नहीं लगेगा आपको। चलिए, अब उनके डैडी देते हैं कि नहीं ये तो भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ लखोटिया में बहुत सारे लोग हैं जो घर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अमरोहा से सैफुल हसन जी भी जानना चाह रहे हैं कि अगर वो अपना घर बेचते हैं तो क्या उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? इनके पास सिर्फ एक ही घर है।
ऐसा भाई साहब, आपके पास एक घर है या एक से ज्यादा घर है, उसका रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस इस बात का है कि आप अपना मकान बेच रहे हैं। मान के चले मकान काफी वर्षों पुराना है, जब बेचेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। पर चाहते हैं बिल्कुल छुट्टी हो जाए, टैक्स लगे ही नहीं। ऐसी अवस्था में जो आपका गेन अमाउंट है, कम से कम उतने रुपए आप नए मकान में लगा दो, रहने के मकान में, तो आपका टैक्स बिल्कुल बच जाएगा, चिंता नहीं रहेगी। और अगला सवाल तापी गुजरात से सुभाष लिम्बानी जी का है। इनकी पत्नी हाउसवाइफ है, उन्होंने उनके नाम से कुछ एफडी करके रखी है, लेकिन वो इस एफडी पर क्लबिंग ऑफ इनकम को अवॉइड करना चाहते हैं और जानना चाह रहे हैं क्या वो घर के कामकाज के लिए अपनी पत्नी को हर महीने 2000 रुपए बतौर तनख्वाह दे सकते हैं। भैया पत्नी तो पत्नी है, उसको घर के काम के लिए तनख्वाह मत दो ना। अगर आप दोगे तो उसका कोई टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला और न वो अमाउंट आपकी पत्नी की मानी जाएगी। अब आइए, आप अपनी पत्नी के नाम में कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आयकर की धारा 64 के तहत उससे जो ब्याज आएगा वो पति का कहलाएगा, क्योंकि लागू होंगे क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजंस। इसलिए गलती कृपया न करें, पत्नी को गिफ्ट दें, जो ब्याज आए उसे अपनी आय में जरूर जोड़ें। परंतु अगर आप चाहते हैं कि पत्नी को गिफ्ट भी दे दें, इनकम भी हो और हमारी इनकम में भी नहीं जोड़े, तो उसका भी एक विकल्प है, और वो विकल्प है बैंक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने के बजाय बेहतर होगा म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड से होने वाली आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता और क्लबिंग प्रोविजंस भी लागू नहीं होंगे। चलिए, लिम्बानी जी अवॉइड करना चाहते थे क्लबिंग प्रोविजन को, म्यूचुअल फंड में ये निवेश करके उस क्लबिंग प्रोविजन से बच सकते हैं, ये कहना है टैक्स गुरु का। इसी के साथ वक्त है ब्रेक का, लेकिन हम आगे आपको बताने वाले हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। आपको ये जानने के लिए आपको वापस आना होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, वो शो जो हमेशा करता है आपके फायदे की बात। टैक्स बचाने से लेकर टैक्स प्लानिंग की सलाह आपको मिलती है हमारे इस शो में। और हम टैक्स गुरु से क्योंकि हमेशा फायदे की बात जानते हैं, तो एक और टर्म है जो बहुत आपको फायदा दिला सकता है और वो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का। क्यों टैक्स गुरु, क्या होता है ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कैसे फायदा उठा सकते हैं टैक्स पेयर्स और क्या है इस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स? पहले ये बतला दें आपको कि हमारे सभी दर्शक फायदा उठा सकते हैं। सारे भारत के करोड़ों दर्शक फायदा इस एक शब्द से, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से उठा सकते हैं। हाँ, पर एक कंडीशन है, बेचना होगा आपको कोई भी एसेट और उसकी इनकम होनी चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जी हाँ, पहले तो सीधा मतलब है, जब अगर हम बात करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की, देखना है इस वर्ष का क्या है इंडेक्स। इंडेक्स इस वर्ष का है 785 इंडेक्स, ध्यान रखें, और ये देगा आपको गारंटेड बचत, इनकम टैक्स बचाएगा। पर्टिकुलरली ऐसे हमारे करदाता जिनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जमीन बेच के हो, मकान बेच के हो, ज्वेलरी बेच के हो, कोई भी आइटम बेच के हो, गेन हुआ तब बेनिफिट होगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है दोस्तों, जिन लोगों के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उनको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलता। तो दोस्तों मतलब यह है कहने का कि जब हम चर्चा करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसका बेनिफिट केवल उस समय जब आप अपने एसेट बेचें और वो दिलाए आपको केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पर मेरे ख्याल से हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे दर्शक कि साहब आखिर ये इसका क्या पर्पस और क्यों। दोस्तों ये तो आपको भली भाली विदित है कि हमारे इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, प्रति वर्ष अगर आप पाएंगे महंगाई बढ़ती जा रही है। उस महंगाई का लाभ इनकम टैक्स देने के अंदर करदाता के लिए सरकार ने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। और इसका मतलब है जिस वर्ष आपने जो प्रॉपर्टी या कोई शेयर या ज्वेलरी खरीदी, अब आज आप उसको बेचना चाहते हैं, महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई की जो मार आपको पड़ी उसका जो इंडेक्स सरकार ने हर वर्ष निकाला है उस हिसाब से आपकी कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी और बढ़ी हुई कॉस्ट ही आपकी सेल प्राइस में से घटाया जाएगा। कुल मिलाकर
केवल फायदा, फायदा और फायदा। चलिए, अगर टैक्स गुरु आप देखते तो ऐसे ही फायदे की बात आपको पता चलती रहेगी, लेकिन ये याद रखें कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही आपको मिलेगा। अब सीधा रुक करते हैं सवालों का। एचयूएफ से जुड़े कई सवाल हमारे पास आए। कुणाल वातायनी जी भी ऐसे ही एक सवाल में उलझ गए हैं। कुणाल जी जानना चाह रहे थे कि क्या एचयूएफ को गिफ्ट देना किसी रिश्तेदार को गिफ्ट देना जैसा ही हो गया है? ऐसे में एक साल में एचयूएफ को अब केवल 50,000 से ज्यादा के गिफ्ट देने पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले इन्हें लगता था कि ऐसा नहीं है और अब एचयूएफ भी रिश्तेदार की कैटेगरी में आ गया है। लखोटिया जी, आप और हम तो चाहते तो यही थे कि एचयूएफ भी हमारा रिश्तेदार बन जाता, पर क्या करें, आयकर कानून का जो सेक्शन 56 नंबर है, उस 56 सेक्शन में रिलेटिव की एक लिस्ट दे दी। उस लिस्ट को अगर आप दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे एचयूएफ को दोस्त नहीं माना गया है, रिलेटिव नहीं माना गया है। इसका मतलब एचयूएफ को गिफ्ट अगर प्राप्त होती है, मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगा केवल 50,000 रुपए साल भर में। उससे ज्यादा राशि अगर उसको मिलती है उस पे टैक्स लगेगा। यानी कि आपको ठीक पता है 50,000 से ज्यादा की राशि एचयूएफ को अगर गिफ्ट की जाए तो उस पर टैक्स की देनदारी बनेगी। अब लेते हैं सवाल ओडिशा से सौम्य रंजन महापात्रा जी का। ये जानना चाह रहे थे कि क्या वो अपने बहू और पोते और पोती को एचयूएफ के सदस्य बना सकते हैं या नहीं? महापात्रा साहब, कुछ बनाने का काम नहीं है, वे सब तो बने हुए हैं। बेटे, बहू, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, सारे के सारे लोग एचयूएफ के को पार्टनर्स हैं, सदस्य हैं। किसी प्रकार का इसमें चिंता फिक्र नहीं है और न आपको उनको बनाने के लिए कुछ करना है। और इसी के साथ एचयूएफ से जुड़ा ही एक और सवाल शांतिलाल सोनी जी का है। ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एचयूएफ को उसके कर्ता के साले से 5 लाख रुपए का गिफ्ट मिलता है तो टैक्स की देनदारी किस तरह से बनेगी इन पर? ऐसा है, टैक्स की देनदारी इतनी ज्यादा बनेगी कि आप कई दिन तक इस कार्यक्रम में वापस आ नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात सही है। 5 लाख रुपए अगर एचयूएफ को मिला गिफ्ट और वो किसी से भी मिला तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम अमाउंट जैसे हमने थोड़ी देर पहले बतलाया केवल 50,000 रुपए तक का है। उससे ज्यादा अगर राशि आपके रिश्तेदार, दोस्त, हमारे साले या अन्य कोई भी देवें, वो एचयूएफ की इनकम हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर ये कोई कारण से 5 लाख रुपए गिफ्ट ले लेते हैं अपने साले से अपनी एचयूएफ में, तो क्या होगा, 5 लाख माइनस 50,000 जो कि एग्जम्प्टेड है और बैलेंस होगा 4.5 लाख। अब जरा कल्पना करो, 4.5 लाख पर टैक्स का जब पड़ेगा डंडा तो होश उड़ जाएंगे। इसलिए ध्यान रख के जब कभी भी गिफ्ट लेना हो, देना हो, हमेशा गुरु मंत्र देखो, पढ़ो, आयकर की धारा 56 देखो, उसके तहत काम करो। लखोटू जी, ये तो वो सवाल थे जिन लोगों ने एचयूएफ क्रिएट कर रखा है, लेकिन आपसे मैं चाहूंगी आप हमारे टैक्स पे दर्शकों को बताइए कि एचयूएफ क्रिएट करना कितने फायदे की बात होती है, क्योंकि ये मैंने आपसे सीखा इसी शो में। ऐसा है, एचयूएफ क्रिएट करना हर परिवार के लिए फायदे की बात है। नुकसान का कोई काम नहीं, न आज, न कल और न कभी, क्योंकि एचयूएफ अगर आपके परिवार में है और एचयूएफ की है अगर इनकम, तो सबसे बड़ा फायदा है एक पृथक रूप से इनकम टैक्स इकाई मानी जाती है एचयूएफ, और जिसका मतलब ये हो गया सीधा साधा जो बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन इंडिविजुअल को मिलता है वही एग्जम्पशन आपकी एचयूएफ को भी मिल जाता है। फायदा ही फायदा, और फायदा चाहिए तो देखिए, जिस प्रकार इंडिविजुअल 80C का लाभ ले सकता है, एचयूएफ भी लाभ ले सकती है, और लास्ट में 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज मकान के ऊपर एचयूएफ भी ले सकती है। ये सभी लाभ, इसलिए कुल मिलाकर एचयूएफ के लिए जिंदाबाद, फायदे की बात। तो एचयूएफ क्रिएट कीजिए, टैक्स बचाइए। बहुत शुक्रिया लखोटिया जी, हमारे लिए समय निकाल करके हमारे टैक्स पे दर्शकों का टैक्स बचाने के लिए, टैक्स प्लानिंग के टिप्स देने के लिए। टैक्स गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वैसे अगर आपके भी मन में इनकम टैक्स से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके लिए आपको SMS करना होगा, जिसके लिए आप टीजे लिखकर स्पेस दीजिए और अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर हमें SMS भेज दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर, और इस पते पर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम, अपना फोन नंबर और शहर का नाम हमें जरूर भेजें, ताकि हम आपसे संपर्क करके आपका सवाल खुद से समझ सकें। तो
इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मैं और हमारी टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया दोनों हाजिर रहेंगे इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नए मुद्दे, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।